गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने लास्ट आपको करवाया है एलिगेशन का एक पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ मेल इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज, नंबर ऑफ फीमेल का इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज आपसे एलिगेट करवाए टोटल पॉपुलेशन के इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज के साथ, तब हमें मिलता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। हमें रेशियो मिलता है नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ तक मैंने कवर किया है, ठीक है। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है, तो इसी पे आज एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फिर एक और एलिगेशन के एक दो पार्ट और बचे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा इसी के ऊपर। If population of a town 24,000, if population of a town is 24,000, if number of male increases by 5%, if number of male increases by नंबर ऑफ मेल्स मत करो, पॉपुलेशन ऑफ मेल करो। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 5%, पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 5%, हाँ जी 5%, एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीजेज बाय 13%, एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीजेज बाय 13%. Then population of town becomes 26,400. Then population of town becomes 26,400. 26,400. Find number of male and female in that town. Find number of male and female in that town. तो उस कस्बे में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल की संख्या ज्ञात करें। एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। यहाँ कुल पुरुषों की आबादी में 5% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की आबादी में 13% की वृद्धि होती है। अब यदि कुल जनसंख्या 26,400 हो गई है तो कस्बे में कुल महिलाएं तथा कुल पुरुष ज्ञात करें। कुल कितनी महिलाएं हैं और कुल कितने पुरुष हैं, ये हमें बताना है। करें हम, देखो एक बार मैंने कहा बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मेल 5% से इंक्रीज करेगा बेटा, और नंबर ऑफ फीमेल कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज, कितने से 13% से क्या करेगा, इंक्रीज। 13% से क्या करेगा, इंक्रीज। अब उसने कहा कि स्टार्टिंग में उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो थी कितनी बेटा 26,000, और अब कितना हो गया है, अच्छा 24 थी। स्टार्टिंग में 24,000 थी और अब 26,400 हो गई है, ये हो गई है। तो कितनी बढ़ गई बेटा, 24 से 26 2,400। हमें ये बताना है कि ये 2,400 कितना परसेंट बढ़ा है। तो 24,000 अपने आप में 100% है, तो 24,000 का 10% कितना होता है, 2400। एक डिजिट कम करके चेक कर सकते हैं, 10% 2400 होता है। तो 10% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, कोई दिक्कत है? अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो 24,000 है वो 100% है। हमें बताना है 2400 कितना परसेंट है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डिवाइड बाई 24,000 और मल्टीप्लाई बाई 2400। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 24 से ये कट जाएगा बेटा 1 पे, तो बचेगा कितना 10%। यही हमने डायरेक्ट भी बताया कि 24,000 का 2400 10% है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज हुआ है। तो मैं इसको इसके साथ एलिगेट करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। 3:5
मैंने देखा 3 यूनिट यहाँ पे मेल आया है, नंबर ऑफ मेल, और 5 यूनिट आया है नंबर ऑफ फीमेल। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि टोटल जो है वो कितना है, 24,000 है, 24,000 है। तो मैंने देखा यहाँ पे टोटल कितना है, 5 और 3 8 यूनिट है। कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट उसने बताया कितने के बराबर है बेटा, 24,000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 3,000 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, इसको 3,000 गुणा करूंगा तो कितना, 9,000, और इसको 3,000 गुणा करूंगा तो कितना, 15,000। ये आंसर होंगे अपने, ठीक है, ये आंसर हो गए 9,000 और 15,000, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल आ गया। ठीक है, अब डाउट ये आएगा कि सर अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पढ़े हैं, उसमें मैंने कहा नंबर ऑफ मेल इंक्रीज, नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज। अब ये भी हो सकता है कि कोई एक चीज़ डिक्रीज दे दे, ये थोड़ी ना हो सकता है एक कस्बे के अंदर नंबर ऑफ मेल बढ़ते ही जाएंगे। हो सकता है कि नंबर ऑफ मेल की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन मेल की है वो घट जाए और फीमेल की बढ़ जाए, या फीमेल की घट जाए और मेल की बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, या टोटल पॉपुलेशन में भी गिरावट आ सकती है। ठीक है, उस समय पे हम क्या करेंगे, ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा, क्वेश्चन में बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, नंबर लाइन। क्या दिमाग में रखनी है, नंबर लाइन। हमें ये देखना है कि डिफरेंस नंबर लाइन पे कैसे लेते हैं हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो उसके बाद समझाएंगे। if in a town population of male is decreased by 7%, population of male is decreased by 7%, and population of female is increased by 9%, male decreased by 7% और नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज्ड बाय 9%। पॉपुलेशन इफ इन ए टाउन पॉपुलेशन ऑफ मेल डिक्रीज्ड बाय 7% एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज्ड बाय 9%। If population of town increased by 8,000 to 84,000 बोला है क्या, 8,000, हाँ, 8,000 to 8,400। If population of town increased by 8,000 to 8,400, ये मैंने बोला है। ठीक है, 8,000 से 8,400 हो जाए। ठीक है, then find number of female in that town, then find number of female in that town, तो उस कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। then find number of female इन दैट टाउन, तो उस कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। करें क्वेश्चन को सोल्व करें। अच्छा, उसने कहा है कि नंबर ऑफ मेल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज दिया है, 7% डिक्रीज दिया है, 7% डिक्रीज, और नंबर ऑफ फीमेल है वो 9% से इंक्रीज, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो कहा है बेटा 8,000 से कितना हो गया, 8,400। हमने देखा कितना बढ़ा, 400 बढ़ा, 10% कितना है 800, 5% कितना होगा 400, इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है। निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा 5%। अब इसको एलिगेट करेंगे,
तो यहाँ पे साइन सेम है, ये इंक्रीज है ये भी इंक्रीज, कोई समस्या नहीं, अब तक करते आए वही चीज़ है। 9 में से 5 गया तो कितना 4, ये डिफरेंस आ गया। अब ये चेक करना है कि -7 और +5 इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस बेटा आप ऐसे चेक नहीं करोगे कि आप बताओ पहले कितना डिफरेंस है, पहले मैं आपसे पूछ हैं दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना है। किसके मन में 2 आ रहा है, 2 किसके मन में -2 डिफरेंस। -7 और +5 के बीच डिफरेंस -2 नहीं होता है, हैं? माइनस के 7 और प्लस के 5 है, तो दोनों का अंतर कितना है? है? हाँ, आप देखो मेरी बात को सुनो बेटा, नंबर के हिसाब से अगर डिफरेंस देखोगे तो गलत आप नहीं हो, -2 ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात को समझ के देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 7% डिक्रीज हो गई है जनसंख्या, 7% डिक्रीज से हमें 5% इंक्रीज पे जाना है। तो एक बार नंबर लाइन पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि वो गाँव कहाँ पे लाई कर रहा था। मैंने कहा कि ये कोई गांव है, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, यहाँ तक यहाँ पे लाई कर रहा था वो गांव। किसी एक कोई टाइम था -7, यानी नंबर ऑफ मेल थे वो -7% पे हैं, ठीक है। वो जो टोटल पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लाई कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखोगे ना बेटा, तो काउंट करके देखोगे तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। यानी -7 से +5 पर जाने के लिए हम नंबर लाइन पे इन सब नंबर को कवर करते हैं। समझ आई है बात। अब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन ऑफ मेल थी वो -7% पे थी, डिक्रीज थी 7%। अब इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 5%, तो इंक्रीज तो यहाँ पे है, डिक्रीज या इंक्रीज ना हो ये यहाँ पे है, ये डिक्रीज में है, वो यहाँ पे थे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो 12 नंबर को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो 7 और 5 कितना बेटा, 12। जब साइन चेंज है तो दोनों को जोड़ लोगे, ठीक है, 12। अब ये आ गया रेशियो नंबर ऑफ मेल और फीमेल का, सोल्व करके देखेंगे तो 1:3। मैंने कहा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी बेटा, 8000 थी। यहाँ से देखा कितनी है टोटल, 3 और 1 कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2000। कितनी होगी, तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है, 2000 गुना है। उसने पूछा है नंबर ऑफ फीमेल बताओ, तो 3 दूनी कितना, 6000। आंसर। क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कोई समस्या है तो मुझे बताओ, है क्या? 9 और 5 4 कैसे है? तो 9 और 5 का डिफरेंस कितने का होता है? अच्छा, और 7 और 5 का डिफरेंस, माइनस का 7 है प्लस का 5 है, तो डिफरेंस कितना रहेगा, 12, ठीक है। नंबर लाइन पे डिफरेंस को चेक करना है, समझ आ गई है बात। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, इसी के अंदर एलिगेशन के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट पूछता है बेटा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज और सेविंग इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज का आपको एलिगेट करवाएगा आपको इनकम के साथ, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का। किसका रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आ गई है बात। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इतने परसेंट सेविंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी, टोटल इनकम इतने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो उसका खर्चा ज्ञात करो, उसकी सेविंग ज्ञात करो या उसकी इनकम ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो एक,
if expenditure of a person increased by 11%, increased by 11%, saving increased by 11%, expenditure of a person increased by 11%, and saving increased by 25%, and saving increased by 25%. If total income of that person, if total income of that person increased by 15%, increased by 15%, then find saving of that person, then find saving of that person if he expend 4,000 rupees per month. कुछ भी नहीं बेटा क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम है। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 11% से, सेविंग इंक्रीज करती है कितने से? 25% से, और टोटल जो इनकम है वो इंक्रीज करती है 15% से। साइन चेंज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 और 4 ये रेशियो आ गया, ये कट जाएगा, 5:2 आ जाएगा, 5:2 आ गया। अब उसने कहा कि ये एक्सपेंड करता है 4,000, तो कितने गुना है? 800 गुना है। उसने पूछा सेविंग बताओ उसकी, ये भी 800 गुना होगी, कितना हो जाएगा? वो प्रत्येक मंथ कितने बचाता है? 1600 रुपये। आंसर समझ आ गई बात? पक्का? अगर ये पूछ ले कि उसकी इनकम बताओ, हैं? इनकम क्या होती है? हैं? एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग, जोड़ इनकम होगी। तो उस हमारे को पता चल गया 5600 रुपये उसकी इनकम है, इनकम आ गई है। एक्सपेंडिचर 4000 हो गया, सेविंग 1600 रुपये होगी। ये पूछ सकता है इनकम क्या है? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को? एक और करा दूं ऐसे क्वेश्चन, चलो। If ratio of income and expenditure, if ratio of income and expenditure of a person, if ratio of income and expenditure of a person is 7:4, is 7:4, if income increased by 18%, if income increased by 18% and expenditure increased by 15%, and expenditure increased by 15%, then find percentage change in saving, then find percentage change in saving। तो परसेंटेज चेंज बताना है आपको, सेविंग में क्या होगा, सेविंग में क्या परसेंटेज चेंज होगा, कितने परसेंटेज का चेंजेज होगा, ये हमें करना है। कितने का?
22%। आंसर ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज? ठीक। देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज दिया है, कितने परसेंट एक्सपेंडिचर? 15% एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, ठीक है। और सेविंग उसने बताई नहीं हमें कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, ये तो उसने पूछी हमसे। और इनकम कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज? 18% इनकम बढ़ जाती है। इसको हमें एलिगेट करना है। और उसने कहा है हमें ये पता है कि यहाँ जो हमारा रेशियो आएगा ना, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आएगा। किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसने कहा कि एक पर्सन की इनकम और सेविंग का रेशियो दिया एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति की इनकम एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है? 7:4। अब मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर उसकी इनकम 7 है, कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:4 है। किसी व्यक्ति की अगर इनकम बेटा 7 यूनिट है, 7 रुपये है, वो खर्चा 4 रुपये करता है, तो उसकी सेविंग कितनी है? 3 यूनिट, ठीक है। हमें अभी ये नहीं पता है कि ये रुपये में किस चीज़ की बात कर रहा है, कितने रुपए की बात कर रहा है, लेकिन यूनिट में तो पता है ना कि अगर इनकम का रेशियो 7 यूनिट है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 यूनिट है, तो सेविंग 3 यूनिट होगी कि नहीं होगी? तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे पास 4:3 है, 4:3 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया है मेरे पास। एक्सपेंडिचर कितना है? 4, तो सेविंग कितनी है? 3। जब इनकम 7 है तब कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये 4 कैसे आता था बेटा? इन दोनों का डिफरेंस 4 आता था ना। और यहाँ पे ये 3 कैसे आता था? इन दोनों का डिफरेंस 3 आता था। अब मैंने देखा 15 और 18 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 3 ही होता है। कितना होता है? 3। उसने कितना दिया है? 3 दिया है। इसका मतलब उसने 1 गुना दिया है, उसने 1 ही गुना दिया है। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे कितना आया है? 4, तो ये किसका कि 1 गुना इसका कितना है? 4 का 1 गुना क्या है बेटा? 4 है। तो यहाँ पे भी 4 आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे 3 है, 3 का 1 गुना 3 है, तो यहाँ पे 4 का 1 गुना कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 डिफरेंस कैसे आ सकता है? किन किन नंबर का डिफरेंस 4 आ सकता है? या तो मैं कितना लिखूं? मेरी बात सुनो, या तो मैं लिखूं कितना? 14 और 18, 14 और 18, तब डिफरेंस कितना आ सकता है? 4। लेकिन एलिगेशन को याद करो बेटा, मैंने एक चीज़ कही थी कि ये 3 भाइयों की क्या है? कहानी है। दोनों छोटे ऊपर नहीं हो सकते हैं बीच वाले से, और दोनों बड़े नहीं हो सकते हैं। एक छोटा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ जो आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। तो बड़ा आएगा तो कौन आएगा? 18 में कितना जोड़ें? 4 जोड़ें तो कितना बनेगा? 22 और 18 का डिफरेंस चेक करो कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 22%। आंसर 22% इंक्रीज। सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी? 22% से इंक्रीज करेगी। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन समझ आया? पक्का? एक क्वेश्चन और बोल दो इसी तरह का, करो तो एक और क्वेश्चन। If a person expends 80% of his income, 80% of his income, if a person expend 80% of his income, if income increased by 21%, if income increased by 21% and expenditure increased by 23%, and expenditure increased by 23%, expenditure increased by 23%, then find percentage change in
सेविंग, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। जल्दी से करो, मैं करा दूँ, मैं करा देता हूँ। देखो एक बार क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति है वो अपने इनकम का 80% एक्सपेंड कर देता है। तो इसका मतलब 80% एक्सपेंड करता है तो सेविंग कितनी करता है? 20% करता है। उसकी इनकम अगर 100% है, 80% खर्चा करेगा तो 20% बचाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं किसका बेटा? इनकम और एक्सपेंडिचर का, सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग का। हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो चाहिए, 4:1 आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज करता है? क्वेश्चन में 21% से इंक्रीज करता है, 23% से इंक्रीज करता है। और सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है हमें बतानी है। और इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज करती है बेटा? 21% से इंक्रीज करती है। तो मैंने यहाँ पे देखा इसको एलिगेट करके कि 21 और 23 का डिफरेंस है बेटा 2। कितना है? लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितना है? 1। तो कितने गुना है? 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू लेके आनी है, अब मुझे ये नहीं पता ना इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन मुझे ये पता है इसका दुगुना यहाँ पे आया है तो इसका दुगुना यहाँ पे आएगा। 4 का 2 गुना कितना बेटा? 8। तो यहाँ पे 8 आएगा। जो रेशियो आएगा किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग का, वो आएगा 8:2। ठीक है, उसको काट के फिर मैं 4:1 बना सकता हूँ। समझ आ गई बात? तो ये आना चाहिए था 8:2। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे 8 कैसे आएगा। इन किन 2 नंबर का डिफरेंस 8 बनेगा? 13 और 21। 13 और 21। अब की बार देखो बेटा ये बड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आएगा वो 21 से छोटा होगा। ठीक है, तो 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13% इंक्रीज आंसर आ जाएगा। सेविंग 13% इंक्रीज। समझ आ गई बात? कर दोगे पक्का? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। If a person save 35% of his income, if a person save 35% of his income, if income increases by 2%, if income increases by 2% and expenditure increases by 16%, expenditure increases by 16%, then find 16%, then find percentage change in saving, then find percentage change in saving। तो सेविंग में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो एक बार बेटा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ये भी मैंने कहा कि एक व्यक्ति है वो अपनी 35% बचत करता है। अगर 35% बचत करेगा तो एक्सपेंड कितना करेगा बेटा? 35% बचत, 100% में से 35% बचत कर ली तो 65% क्या कर देगा? खर्चा कर देगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से तो 5 सत्ते और ये कट जाएगा 5 एकम 5 13। यहाँ पे जो रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आएगा वो 13:7 आएगा। ये क्लियर है? उसके बाद उसने कहा है कि उस व्यक्ति की इनकम जो है वो 2% से इंक्रीज करती है तथा एक्सपेंडिचर जो है वो 16% से इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर 16% से क्या करता है बेटा? इंक्रीज। और इनकम 2% से इंक्रीज करती है। तो मैंने देखा यहाँ पे जो 16 और 2 का अंतर है वो कितना है बेटा? 14%। तो यहाँ पे सेविंग आनी चाहिए थी ना अपने पास। ठीक है, और उसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? देखो 7 का कितने गुना 14 है बेटा? 2 गुना।
तो 13 का 2 गुना यहाँ पे आएगा। 13 का 2 गुना कितना होता है बेटा? 26। 13 का 2 गुना कितना होता है? 26। अब मैंने देखा कि रेशियो जो आना है वो क्या आना है? 26:14 आना है। अब मैंने ये देखा 26 कैसे आएगा। अब यहाँ नज़र दौड़ाई तो देखा कि ये तो 2 से बड़ा आ गया, एक भाई तो आ गया बड़ा भाई, तो अब मुझे छोटा निकालना है। अब देखो 26 लेके आना है मुझे डिफरेंस, और 2 से छोटा होना चाहिए, तो किस तरफ जाएंगे हम? माइनस की तरफ जाएंगे। इसका मतलब जो सेविंग है वो माइनस में चली गई, ठीक है ना। तो माइनस का कितना करें? कितना करें? माइनस के 24 और प्लस के 2 26 होते हैं, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 24% आंसर कि सेविंग जो है उसकी कितनी हो जाएगी? -24% हो जाएगी। 24% डिक्रीज हो जाएगी सेविंग। समझ आ गई बात? कर दोगे क्वेश्चन? अब किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, हर तरह से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। माइनस प्लस में कुछ भी कैसे भी करके पूछ ले। तो मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट भी आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। ये 2% से 2 कॉन्सेप्ट पूछता है और दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेगा आपसे? कॉन्सेप्ट में ये कह देगा कि 2 विषय हैं, 2 कोई भी सेट दे देगा आपको। ये जो कॉन्सेप्ट अब ये पूछता है बेटा सेट एंड थ्योरी, जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर सेट एंड थ्योरी आता है, उसमें से ये कॉन्सेप्ट पूछता है। लेकिन हम सेट एंड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया है कि अभी हम 10th तक का सब कुछ कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन में भी जो भी पूछता है 10th तक के जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे कवर करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बेटा 10th तक के एग्जाम में, तो हमारा भी फर्ज है उस क्वेश्चन को छोड़े ना करें, ठीक है। मैं तरीका अलग बता दूंगा, आप सेट एंड थ्योरी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? वैसे सेट एंड थ्योरी का क्वेश्चन है और उससे ही सोल्व होता है। 11th में जाके हम पढ़ेंगे तो सेट एंड थ्योरी से आप इस क्वेश्चन को निकाल दो, ठीक है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब चीज़ें यूज होती हैं सेट एंड थ्योरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वैसा कुछ यूज नहीं करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। वो कहेगा कि 2 सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश। वो इसमें पास और इसमें पास, या इसमें फेल, एक विषय में फेल या एक विषय में पास, या दोनों विषय में फेल या दोनों विषय में पास का परसेंटेज हमें देगा। और साथ में एक और चीज़ देगा कि इतने % बच्चे दोनों विषय में पास हुए हैं, या फिर दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तब आपसे कुछ भी मतलब पूछेगा कि टोटल बच्चे क्या कितने थे, या फिर पास कितने हुए हैं, हिंदी में कितने पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर? कौन जाओ के ले आओ, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो जो यहाँ पे जो है ये जो पोर्शन बनता है ना, ये देखो दोनों सेट में आया है कि नहीं आया है? ये पोर्शन दोनों सेट में आया है कि नहीं? इंग्लिश वाले बच्चे भी इसमें कवर हैं, हिंदी वाले भी हैं, जो हिंदी में भी पास हुए हैं, जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है ये दोनों में आता है, ठीक है। जो जिसको मैंने लाइन जिसमें लगाई है वो जो पार्ट है वो दोनों सर्कल के अंदर आया है, दोनों सेट के अंदर आया है, ठीक है। समझ आई है बात? अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब मैं बताऊंगा आपको कल, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सारी डिटेल से कल समझा देंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट रहता है बस। उसके बाद आपका परसेंटेज टॉपिक है वो मेरी तरफ से हो जाएगा कंप्लीट बेटा, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ नहीं रहेगा आपका परसेंटेज के अंदर। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे कि जी ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोई मतलब हर एग्जाम में नया क्वेश्चन पूछता है, तो आप लेके आ सकते हो। एचटेट HSSC के पीछे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखो। अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट करो या फिर मुझसे पूछो, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि सर ये कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया है या नहीं हुआ है, तो मैं वो कॉन्सेप्ट कराऊँ। समझ आ गई है बात? ये मेरी तरफ से लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये सेट वाला, एक चीज़ और रहती है। वो दोनों 2 कॉन्सेप्ट रहे हैं आपके, दोनों कॉन्सेप्ट कल के वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा बेटा SI या CI। आप कर लेना डिसाइड कि कौन सा स्टार्ट करवाना है, या तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। अर्थमेटिक मैथ में पहले या तो एसआई करेंगे या फिर सीआई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में से एक करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा? सब समझ आ रही है ना चीज़ें? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आज सर के ऊपर से गई है। थोड़ी सी पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है बेटा दिक्कत आए, लेकिन इसी चीज़ को मैं 3 बार साल में कराऊंगा तो समस्या नहीं रहनी। ठीक है, सब कवर कर जाओगे आप, सारे कॉन्सेप्ट कवर होने। ठीक है, और सभी को कह रहा हूँ बेटा आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है कि जी मैं क्वेश्चन वीडियो के साथ लिख नहीं पा रहा हूँ, तब क्वेश्चन वीडियो के अंदर अटैच किया जा सकता है, एडिट करके वीडियो को उसके अंदर अटैच किया जा सकता है। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो के साथ क्वेश्चन भी अटैच कर दूँ। ठीक है, समझ आ रही बात? लेकिन बेटा पढ़ना सभी को है, मेहनत करो। और लगभग देखो मैंने 3 से 4 टॉपिक करा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। फ्रैक्शन मेरी तरफ से थोड़ा सा बचा है, जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक यूज होना है, उसमें कुछ कंटिन्यूड फ्रैक्शन का कुछ पार्ट बचा है। ठीक है, वो 1-2 वीडियो और उस पर बनाने हैं। उसके बाद परसेंटेज कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10th और 9th के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है अपना, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी 1-2 दिन 3 दिन के 2 या 3 वीडियो और बनेंगे उसके, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।